हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर लास्ट टाइम जो हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम उसके आगे जो हमने पीपीटी में भी स्टडी किया हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वो क्या कि जो पीपीटी में स्टडी किया था तो वो शायद आपको थोड़ा समझ में आया हो ना आया हो, तो जिसकी वजह से हम दूसरे टॉपिक कुछ ऐसे जिसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। और लास्ट टाइम हमने लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में भी बात की थी। अब आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। सबसे पहली बात है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर है क्या। उससे पहले यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि देयर इज थर्मोमीटर, जो आप जानते होंगे। ठीक है, इट इज वन टाइप ऑफ अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजरिंग अ टेम्परेचर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब थर्मोमीटर जो हमारे पास जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ठीक है, हाँ, एक होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर और एक होता है मिथेनॉल थर्मोमीटर। एक कौन सा होता है? मिथेनॉल थर्मोमीटर। अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो हम यूज करते हैं, जो आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स लोग और वो सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारी लेबोरेटरी में भी होता है। लेकिन इन क्रिटिकल सिनेरियोस और जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का मैक्सिमम फ्लक्चुएशन देखना हो तो वहाँ पे हम मिथेनॉल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो मिथेनॉल थर्मोमीटर एक और चीज़ है कि अच्छे से अच्छा विजुलाइज होता है। तो अब ये जो है, लेकिन एक चीज़ है जब हम थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो वो जो थर्मोमीटर, अब वो कौन सा टेम्परेचर दिखा रहा होगा उस टाइम पे? इट्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वो कौन सा टेम्परेचर रहेगा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्योंकि जैसे मैं थर्मोमीटर को बाहर निकालूंगा उसके बॉक्स में से और बाद में मैं थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में रखूंगा तो वो कौन सा टेम्परेचर दिखाएगा मुझे? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और वो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सपोज लाइक दैट 27 डिग्री 10 सेंटीग्रेड, इट्स अ रूम टेम्परेचर। ओके, दैट मीन्स तो यहाँ वो ये रहा है कि ये जो थर्मोमीटर है उसको मैंने एटमॉस्फेयर में खुला रखा हुआ है। अब जैसे मैंने थर्मोमीटर को खुला रखा हुआ है दैट मीन्स उसका जो बल्ब है जहाँ पे मिथेनॉल या तो मर्क्यूरी भरी हुई है, जिस तरीके से थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर का ये जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे ये बल्ब है तो वहाँ पे ये जो भरा हुआ है, ठीक है, तो वो कैसा है? ड्राई है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट कनेक्ट नहीं हो रहा है एक्सेप्ट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक का मॉइस्चर उसको कनेक्ट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम कोई उसको एडिशनल मॉइस्चर उसके ऊपर एडमिट नहीं कर रहे। दैट मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा बल्ब जैसे हमने बॉक्स में से निकाला वो पूरा थर्मोमीटर हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया है। दैट मीन्स ये जो थर्मोमीटर को यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जो हम एटमॉस्फेयर में रख के हम डायरेक्टली मेजर करें, इट्स अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दैट मीन्स उसके ऊपर कोई भी एडिशनल मॉइस्चर हम एडिट नहीं कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ फ्लूइड जिसके ऊपर हम डाल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में कोई भी डिफ्लेक्शन या फ्लक्चुएशन आए। तो यहाँ पे थर्मोमीटर के द्वारा नापा गया एक ऐसा टेम्परेचर कि जो कहाँ पे, तो कि जिसके ऊपर कोई भी मॉइस्चरिटी या तो ह्यूमिडिटी या एनी काइंड ऑफ अदर थिंग उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जा रही है। और फिर वो जो उसके ऊपर का जो बल्ब है वो एक तरीके से जहाँ पे मेजरमेंट लिखा है टेम्परेचर तो उसको हम कहेंगे ड्राई बल्ब। लेकिन जिस तरीके से हम थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं और थर्मोमीटर जब है बॉक्स में से बाहर निकाला, वी हैव टू थर्मोमीटर, हम ऐसा समझते हैं हमारे पास दो थर्मोमीटर है। अब दोनों थर्मोमीटर में हम एक काम करते हैं, एक थर्मोमीटर है जिसका बल्ब जो है वहां पे एक पानी गर्म किया हमने और एक फ्रिज में से निकाला हुआ पानी, ठीक है। अब उसके अंदर हमने पानी का कपड़ा भिगो दिया। अब क्या हुआ, वो जो कपड़ा था उसको हमने उसके ऊपर लपेट लिया, इसके ऊपर लपेट लिया, और दूसरा जो है थर्मोमीटर उसके ऊपर हमने कोल्ड कपड़े को लपेट लिया। अब क्या होगा, और उसको हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। लेकिन नाउ द बल्ब इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। अब बल्ब जो है थर्मोमीटर बल्ब वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। एट दैट टाइम यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? अराइज रहेगा, और यहाँ जो कोल्ड था जिसकी वजह से टेम्परेचर कैसा रहेगा? डाउन रहेगा।
तो यहाँ जो हम समझ रहे हैं कि थर्मोमीटर, यहाँ पे जैसे ही हमने उसको मॉइस्चरिटी या तो वेपर कंटेंट या तो गैसेस कंटेंट एनी काइंड ऑफ जो भी फ्लूइड कंटेंट जो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे हमने जब उसको अप्लाई किया, सो थर्मोमीटर इज सडनली इंक्रीज्ड और डिक्रीज द टेम्परेचर। दैट मीन्स अब यहाँ ये हो रहा है कि जो थर्मोमीटर के अंदर जैसे हम उसको मॉइस्चरिटी यानी इट्स अ वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि जब हम थर्मोमीटर जो है हमारे पास जिस तरीके से थर्मोमीटर है, अगर इन खुला रख दो इस तरीके से और जो मेजरमेंट दिखाएगा तो उसको हम कहेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा इस तरीके से रख दूं और बाद में जो थर्मोमीटर मुझे दिखाएगा तो उसको कहेंगे हम वेट बल्ब टेम्परेचर। उसको हम क्या कहेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर। जिस तरीके से हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कहीं पे भी, जिस तरीके से ऑयल है तो ऑयल का टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, तो ऑयल का टेम्परेचर मैं मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर रखूँ, तो थर्मोमीटर जो मैंने ऑयल में रखा दैट मीन्स इट्स अ वेट बल्ब टेम्परेचर, इट्स नॉट अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बिकॉज उसको मैंने लिक्विड स्टेट लिक्विड कंटेंट के अंदर मैंने उसको बल्ब को डाल दिया। ठीक है, जिस तरीके से थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर मुझे मेरा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो अपने क्या करते हैं, टंग के नीचे रख देते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल दैट द थर्मोमीटर विल शो द टेम्परेचर। बट एक चीज है, अगर मैं इस तरीके से थर्मोमीटर को रखूं और मेरी एयर को एग्जॉस्ट करूं, ये भी एक टेम्परेचर ही है बट इट्स अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इट्स नॉट अ वेट बल्ब टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे एक एडिशनल सोर्स कोई भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। जो एटमॉस्फेरिक सोर्स है वही उसके ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स आपको ये समझ में आया होगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं और वेट बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं। ठीक है, कि ड्राई बल्ब यानी कि एक सिंपल तरीके से हम समझने जाए तो एक ऐसी चीज की जो थर्मोमीटर को हम सीधा खुले एटमॉस्फेयर में रख दें और जो हमको टेम्परेचर दिखाएगा उसको हम कहेंगे ड्राई बल्ब। जैसे हम थर्मोमीटर को इस तरीके से पकड़ ले उसका बल्ब और टेम्परेचर मेजर करें, बाद में जो दिखाएगा यानी कि उसको गीले कपड़ों से या किसी से भी, तो वो होगा वेट बल्ब टेम्परेचर। मेरे इसके ऊपर पीपीटी भी है, आप देख सकते हो पीपीटी को भी, जिसके जरिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज है जो आपने अभी विंटर सीजन चल रहा है तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, हमारी कार में एक लैंप होता है जिसको हम कहते हैं फॉग लैंप। ठीक है, तो व्हाट इज फॉग, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ड्यू, ये सब है क्या? ठीक है, बिकॉज जब हम कार में बैठे हुए होते हैं तो आपको पता होगा बाहर की जो ह्यूमिडिटी है और बाहर का फॉग इतना ज़्यादा होता है कि हमारा जो मिरर होता है उसके ऊपर भी इतने सारे मॉइस्चर कंटेंट क्रिएट हो जाते हैं। हम अगर उसके ऊपर फिंगर इस तरीके से घुमाते तो उसकी इंप्रेशन भी पड़ती है, पैटर्न भी पड़ जाती है। तो ये जो है अब ह्यूमिडिटी वो हमारे कार बॉडी के लिए और हमारे कार के इंटीरियर के लिए कितनी अच्छी और क्या सही है। तो सबसे पहले तो हमको समझ में आना चाहिए ये तीनों की डेफिनेशन, व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज फॉग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ह्यूमिडिटी क्या है। सो ह्यूमिडिटी दैट मीन्स अ मॉइस्चर कंटेंट, अ क्वांटिटी ऑफ अ मॉइस्चर कंटेंट प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर गैसेस कंटेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब तो ठीक है, ये सब की बात नहीं चल रही है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंटेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ ये समझना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। यानी कि जिस तरीके से आपको पता होगा कि बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम पे मॉइस्टी एयर हो जाती है, मॉइस्टी यानी बहुत भेज वाली, सही है। जबकि समर का जो सीजन होता है उस टाइम पे शुष्क एयर होती है, शुष्क यानी बहुत बहुत गर्म और सूखी हवा, जिसकी वजह से हमारी चमड़ी जलने लगती है और वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उस टाइम पे कभी कभी थकान लगना, चक्कर आना, बिकॉज डिहाइड्रेशन होना, ये सब होता है। जबकि बारिश का सीजन होता है उस टाइम पे हमको कभी चक्कर नहीं आता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसकी बदौलत हमारी बॉडी उसको रिट्रीट करती रहती है। लेकिन अब हमको ये समझना है कि ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, विच इज नोन एज ह्यूमिडिटी। वो हमको किस तरीके से बताएगा, ह्यूमिडिटी। अब वो जिस तरीके से 2% है, 3% है, 4% है, 5% है इन मानसून सीजन, इट्स ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, और वो जो उसकी क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, उसका कैलिब्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन इन समर सीजन वो सडनली डाउन हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है कि ये समझ सकते
तो जिस तरीके से हमको पता होगा कि अभी ठंड की जो सीजन है, रात के जब हम सुबह उठते हैं तो उसके दौरान हमको पता होता है कि पेड़ की पत्तियां या तो छपरे जहाँ पे भी हम घर पे होते हैं कहीं पे, तो उसके ऊपर इस तरीके से वाटर लेयर बन जाता है। ठीक है, जिस तरीके से गाड़ी की सीट, बाइक की सीट और उसके ऊपर भी इस तरीके से बन जाता है। तो ये क्या है? इट्स ड्यू, है ना, जिसको हम कहते हैं ऑस गिरना और गुजराती में कहीं तो जाकर। तो ये है क्या? सबसे पहले हमको ये समझना है। सडनली जिस तरीके से आप गूगल के अंदर भी देखोगे तो आपको टेम्परेचर के इंडिकेशन में जिस तरीके से अभी का जो टेम्परेचर है, सपोज कि 14 डिग्री है, ठीक है, दोपहर का टाइम होता है तो वो 15, 16, 17, 18, 20 तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद जो रात का टाइम होता है तो वो सडनली डिक्रीज होकर 11 या 10 के आसपास पहुंचता है या 9 के आसपास पहुंचता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जैसे ये कोल्ड डाउन होता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर का क्या होना शुरू होता है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो मॉइस्चर कंटेंट जो उसके अंदर क्या था, सबमर्ज था और उसके अंदर सब मिक्स था। ठीक है, जो एयर यानी कि किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके साथ, लेकिन जिस तरीके से वो कंडेंस हुआ यानी कि टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ, जिसकी वजह से इट कन्वर्टेड इनटू अ वाटर पार्टिकल। वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर पार्टिकल। और वो वाटर पार्टिकल में कन्वर्ट होने से वो सीधे कहाँ की तरफ आते हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर, और अर्थ सरफेस पे आते ही वो वहां पे लेयर बना के छोड़ जाते हैं। तो इट्स बट अ टेम्परेचर वेयर a vapor, water vapor is converted into a water particle, okay, which is known as a dew point temperature. उसको हम क्या कहेंगे, dew point temperature. In the vehicles that is the other thing, but it's atmosphere topic कि हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरीके से, तो ये हम अभी समझ रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दैट मींस क्या है। अब जिस तरीके से ड्यू है, लेकिन अभी भी और भी जिस तरीके से क्या होता है कि हमको एक चीज पता है कि फॉग, ठीक है, जिसको हम जिस तरीके से आपको पता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम व्हीकल चलाते हैं तो सामने विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसको फॉग हो जाता है, इसलिए व्हीकल में फॉग लगती है। लेकिन ये जो फॉग है वो क्या है, उसके बारे में समझे तो क्या है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो और इतने सुपीरियर कंटेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फेज बाउंसिंग। शायद आप इसके बारे में पढ़े हो पहले, फेज बाउंसिंग के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर वेपर जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, वाटर वेपर वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट या तो कोई भी फेज में आने की बजाय डायरेक्टली वो कौन से फॉर्म में आ जाती है, नियरेस्ट टू फ्रोजन फॉर्म, फ्रोजन एयर हो जाती है। और वो फ्रोजन एयर हो जाने की वजह से वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरीके से क्लाउडी फॉर्म क्रिएट करते हैं, और क्लाउडी फॉर्म क्रिएट करने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, फॉगी एटमॉस्फेयर या तो फॉग कहते हैं। दैट मीन्स वो ड्यू पॉइंट से भी नीचे का टेम्परेचर है, वो ड्यू पॉइंट से भी नीचे का टेम्परेचर है। सिर्फ आपको फॉग के बारे में, फॉग टेम्परेचर उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेपर टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सब क्या है, ठीक है। कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये सब की डेफिनेशंस मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। लेटेंट हीट, उसके बारे में बात हुई थी। सेंसिबल हीट, उसके बारे में हमने बात की थी कि फेज बाउंसिंग, फेज चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेंसिबल हीट, ठीक है। लेटेंट हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ही बात हमने की थी, उसके बारे में। ह्यूमिडिटी के बारे में भी बात हो गई, ठीक है। अब हम बेसिक एसी सिस्टम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो हम एसी सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम व्हीकल एयर कंडीशनिंग के अंदर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल है, उसके बारे में इसका नाम है। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम को समझते हैं, ये नाम है
दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि वेपर जो है, यानी कि कौन सा, तो क्या रेफ्रिजरेंट वेपर, हम यहाँ इसको तो क्या रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट को कौन सा फॉर्म में लाना है, वेपर फॉर्म में, और उसको फिर इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, प्रेशर बाय थ्रू यूजिंग ऑफ कंप्रेसर, और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल। तो ये है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले उसके बेसिक जो 4 मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे, बाद में एक्यूमुलेटर और उसके बारे में समझेंगे, रिसीवर ड्राइवर उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कंप्रेसर। अब ये कंप्रेसर यहाँ पे इसका इनपुट है और ये उसका आउटपुट है, ठीक है। अब कंप्रेसर का जो आउटपुट है यहाँ पे, वहां से हम आगे बढ़े तो यहां आएगा एक तरीके से, यहां जिसको हम कहेंगे कंडेंसर, ये क्या रहेगा, कंडेंसर। कंडेंसर से फिर आगे हम बढ़ेंगे इस तरीके से। तो ये रहेगा इवापोरेटर, यहां आएगा एक्सपेंशन वाल्व, एंड देन आफ्टर ये सिस्टम यहां पे क्लोज करेंगे। अब तो अब उस सिस्टम को समझते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर का जो इनपुट है वहां पे क्या रहेगा, तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ इवापोरेटर, तो इवापोरेटर में से जो वेपर स्टेट में जो आएगा रेफ्रिजरेंट वो लो प्रेशर रहेगा, लेकिन कैसा टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर। और कंप्रेसर है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से वहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से खींचा हुआ कहाँ चला आएगा, कंप्रेसर में, हाई टेम्परेचर इन अ वेपर स्टेट, ठीक है। यहाँ से वो कंप्रेसर में कंप्रेस होने के बाद लो प्रेशर जो था वो कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर, और हाई टेम्परेचर में और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, जिस तरीके से एज पर पीवीटी थ्योरम, पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, as like the pressure is directly proportional to T, that means the pressure is increased, that means as well as the temperature is also increased। जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, HP, ठीक है, और वेपर स्टेट जो है वो कौन से बोला जाएगा, वेपर स्टेट। लेकिन अब क्या है, तो धीरे धीरे आगे जाके यहाँ पे कंडेंसर में है। तो कंडेंसर में आते ही क्या हो रहा है, यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन यानी कोई भी चीज को ठंडा पड़े। तो यहाँ पे जैसे ही वो ऐसे ऐसे घूम रही है, जिसकी वजह से यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो घूमते घूमते यहाँ का जो इनपुट है वो क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते क्या हो जाएगा, तो कि वो HP है लेकिन क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो गया, लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से वेपर इज कन्वर्टेड इनटू मॉइस्चर, दैट मींस यहाँ पे मॉइस्चर प्लस वेपर, ऐसा रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होगा। और यहाँ से फिर वो आगे जाके कहाँ चला जाएगा, एक्सपांशन वाल्व। अब एक्सपांशन वाल्व यानी क्या, एक तरीके से नोजल। आप बर्नौली इक्वेशन पढ़े होंगे जिसके अंदर आपको पता होगा P प्लस रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये जो है आपको शायद पता हो इसके बारे में। तो बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से या तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ये उसका इनपुट है और ये उसका एग्जॉस्ट है, तो यहाँ का जो प्रेशर होता है उससे यहाँ का जो प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, कम, बिकॉज यहाँ का डायमीटर क्या है, D2, ये T2 है और ये T1 है, दैट मींस D2 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन टू D1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि T2 जो है वो D1 से ज्यादा है, जिसकी वजह से D1 जो है वहाँ का प्रेशर वो D2 से कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और यहाँ से जो बढ़ेगा वो मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या हो जाएंगे, यहाँ से पास हो जाएंगे।
जिसके लिए यहाँ का जो प्रेशर है क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर ये नोजल को उल्टी कर रहे हैं यानी कि इस तरीके से, और यहाँ से इनपुट आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये जो प्रेशर यहाँ से आ रहा है, आते आते यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसी तरीके से एक्सपांशन वाल है व्हिच इज यूज्ड, तो यहाँ पे HP वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर हो जाएगा। और बाद में ये फॉर्म तो यही का यही सेम टू सेम रहेगा। अब जाके वो कहाँ जा रहा है, इवापोरेटर में जा रहा है। इवापोरेटर में जाते ही अब क्या हो रहा है, इवापोरेटर जो है यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बाहर आते ही वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर ये नहीं रहेगा, लेकिन अब वो किसमें, इवापोरेटर यानी हीट ऐड हो जाएगी इसमें, तो अब वो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर उसके बाद वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर और वेपर रेफ्रिजरेंट था वो मॉइस्चर उसमें से गायब हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर वापस कौन से फॉर्म में आ जाएगा, वेपर। यानी अब वो वापस रेफ्रिजरेंट कौन से फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में। यानी इतनी जो सिस्टम है वो हाई प्रेशर पे चलती है, और इतनी जो सिस्टम है वो किस पे चलती है, लो प्रेशर पे चलती है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ ये जो सिस्टम है इवापोरेटर और एक्सपांशन वाला लो प्रेशर पे है, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो HP पे चलती है। ठीक है, यहाँ तक लो प्रेशर था। अब एक चीज है, इवापोरेटर में से यहाँ से वो वेपर स्टेट में आती है, कंप्रेसर को किस में चाहिए, वेपराइज फॉर्म में। अगर वो वेपराइज फॉर्म में नहीं रहेगा तो सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे लिए ये रहेगी कि अगर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो कंप्रेसर सही से वर्क कर पाएगा नहीं। अब ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से और सभी पार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।